या हेलो एवरीबॉडी। कुछ डेली यूज सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे इसमें एक सेंटेंस लिखा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कई बार इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन इट। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि लेट्स से कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और अगर कोई बात बोल रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी ये बात मानी जाए कि ये बात मानी जाए। तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि कुछ क्लियर नहीं है, कुछ साफ साफ नहीं बोल रहा है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई इसमें धुंधलापन नहीं। देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन इट, इस तरीके से समझा कीजिए। ओके। या ऐसा भी कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रूम फॉर डिसअग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट इन दिस। रूम का मतलब क्या होता है? एक्चुअली लोगों को लगता है कि रूम का मतलब सिर्फ कमरा होता है, तो रूम का मतलब सिर्फ कमरा नहीं होता है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। लेट्स से कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई आया बोला कि भाई साहब थोड़ा खिसकिए ना। आपने बोला यार जगह नहीं है। तो आप लोग जनरली कैसे बोलते होगे कि देर इज़ नो स्पेस, ऐसे कहते होंगे। तो स्पेस नहीं बोला जाता वहाँ पर, स्पेस यहाँ गलत माना जाता है। वहाँ पर बोला जाता है देर इज़ नो रूम। तो रूम का मतलब जगह होता है। ये क्रिकेट वगैरह में सुना होगा कि थोड़ा सा रूम बनाया मतलब थोड़ी जगह बनाई। तो रूम मतलब वो जगह है कि कोई जिसको आप स्पेस कहते हो, वहाँ पर आपको ये रूम बोलना है कि अच्छा कोई जगह नहीं, देर इज़ नो रूम। तो देर इज़ नो रूम फॉर डिसएग्रीमेंट इन दिस, यानी कि इस चीज़ में डिसएग्रीमेंट, असहमति के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है को इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, क्लियर आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मुझसे रहा नहीं गया। कई बार हम हिंदी में कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझसे रहा नहीं गया। एक तो इंग्लिश में इसका बना बनाया आता है। जैसे आपने कभी ऐसा सुना है कांट हेल्प, सुना है? एक ऐसा आता है कांट हेल्प। तो कांट हेल्प का पास्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुडंट हेल्प। तो इसको पूरा बस कैसे बनाएंगे कि मुझसे रहा नहीं गया, आई कुडंट हेल्प इट, आई कुडंट हेल्प इट। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया मतलब क्या? एक तो कुडंट हेल्प इट का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा हंस दिए। लेट्स से कि आप ज़ोर ज़ोर से हंसे। किसी ने पूछा हे वाई डिड यू लाफ अ लॉट, तो इतना हंसे क्यों? आपने बोला यार मुझसे रहा नहीं गया, तो आप कैसे बोलोगे? आई कुडंट हेल्प इट, मुझसे रहा नहीं गया। एक होता है कि आप कह सकते हो कि आई कुडंट रेसिस्ट इट। रेसिस्ट का मतलब है कि मैं मतलब कि इसको रोक नहीं पाया, मतलब इसके खिलाफ नहीं जा पाया। जो मुझे करना था मैं कर गया। इसको आम भाषा में कहते हैं कि आई कुडंट कंट्रोल। तो ये सब आप कह सकते हो, कुडंट कंट्रोल। गेटिंग द पॉइंट? तो मुझसे रहा नहीं गया मीन्स या तो आप बोलो कि आई कुडंट हेल्प इट बोलो, या आप बोलो आई कुडंट रेसिस्ट इट, या आई कुडंट कंट्रोल भी कह सकते हो। क्लियर है? आगे देखिए। जिसका डर था वही हुआ। ये मैं शायद कई बार बता भी चुका हूँ। जिसका डर था वही हुआ क्या होता है कि इसको ऐसे कीजिए, व्हाट वाज। अब व्हाट वाज के बाद यहाँ पर दो वर्ड्स आप लगा सकते हैं। एक तो लगा सकते हैं फियर्ड, व्हाट वाज फियर्ड। वही हुआ, तो वही के लिए द सेम या कुछ नहीं बोलना। व्हाट वाज फियर्ड सीधा यहाँ पर हैपेंड कर दो, व्हाट वाज फियर्ड हैपेंड। या वही हुआ है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाना है, तो व्हाट वाज फियर्ड हैज़ हैपेंड भी कह सकते हैं। कई बार फियर्ड की जगह ड्रेडेड भी यूज़ किया जाता है कि व्हाट वाज ड्रेड मतलब ही डर होता है। तो व्हाट वाज ड्रेडेड हैपेंड, यानी कि जिसका डर था वही हुआ, इस तरीके से। तो चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं। अगला, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कई बार हम कहते हैं यार होनी को कोई टाल नहीं सकता है, तो कैसे इसको बोलें? एक तो आप ऐसे कह सकते हो कि नो वन कैन ऑल्टर फेट। ऑल्टर क्या होता है? देखिए, कभी आपने ऐसा सुना है कि जैसे आपने कोई पैंट्स खरीदा
और उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है तो उसको ऑल्टर करना है। तो ऑल्टर मतलब ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत फेर बदल इधर उधर चेंज वेंज किया तो उसको ऑल्ट्रेशन कहते हैं। तो ऑल्टर का मतलब है कि जो होने को कोई टाल नहीं सकता है, कि जो फेट है उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई थोड़ा सा भी काट पाट नहीं हो सकता, यू नो, नो वन कैन ऑल्टर फेट। या आप कह सकते हैं नो वन कैन चेंज व्हाट इज डेस्टिन्ड। व्हाट इज डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड का मतलब है कि जो डेस्टिनी है, जो एकदम तय हो गया है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नो वन कैन चेंज, नो वन कैन चेंज व्हाट इज डेस्टिन्ड टू हैपन। जो होना तय है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो नो वन कैन चेंज व्हाट इज डेस्टिन्ड टू हैपन, नो वन कैन ऑल्टर फेट। और आम भाषा में नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, ये सब भी कहा जा सकता है। तो ये हो गया। अब सच कहूँ तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सच कहूँ तो इसके लिए भी एक आता है, बना बनाया आता है, इसको बोलते हैं सच कहूँ तो ट्रुथ बी टोल्ड। ट्रुथ बी टोल्ड, ट्रुथ बी टोल्ड, सच कहूँ तो आपने बोला कि यू नो ट्रुथ बी टोल्ड, सच कहूँ तो तुम कमाल के व्यक्ति हो। ट्रुथ बी टोल्ड यू आर एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सन। ट्रुथ बी टोल्ड आई लव यू यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। ट्रुथ बी टोल्ड आई लव यू अ लॉट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। इसी को इंसान टू बी ऑनेस्ट भी कह देता है कि टू बी ऑनेस्ट, यू नो, सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, यू नो, ऐसे भी कहा जा सकता है। देखिए सच तो यह है कि, अगर ऐसा बोलें, देखो भाई सच तो यह है कि, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि द फैक्ट इज दैट, द फैक्ट इज दैट, सच तो यह है कि, सच तो यह है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। द फैक्ट इज दैट यू हेट मी। और इसी को कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच तो यह है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, आगे जोड़ सकते हो इस तरीके से। कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ऐसे भी कहते हैं, यू नो, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू हेट मी। बट द फैक्ट इज दैट बहुत ईजी है और मुझे लगता है ये ज़्यादा पॉपुलर। द फैक्ट इज दैट आपकी शादी को कितना समय हो गया। ये मुझे किसी ने पूछा था, यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि आपकी शादी को कितना समय हो गया, इसको कैसे बोलें। एक तो दो तरीके, एक तो जैसे मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो सिखाता हूँ, तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फटाक से बना लेंगे कि आपकी शादी को कितना समय हो गया है, मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। ये जो मेरे वीडियोस देखते होंगे तुरंत बना लेंगे। दूसरा कोई कहता है कि सर इसकी तो ये हिंदी हो गई ना कि तुम कब से शादीशुदा हो। तो बात सही है, हमने सोचा कि तुम कब से शादीशुदा हो इज इक्वल टू तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए। कोई बोलते नहीं वैसा का वैसा ट्रांसलेट करो जैसा लिखा हुआ है, तब कैसे हो जाएगा। तो फिर कितना समय हो गया मतलब कितना समय बीत गया है, फिर तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि हाउ मच टाइम हैज़ पास्ट, कितना समय बीत गया है। अब यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा सिंस यू गॉट मैरिड, तभी हो पाएगा ना। हाउ मच टाइम हैज़ पास्ट सिंस यू गॉट मैरिड, यानी कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब से लेकर अब तक कितना समय व्यतीत हो गया, ये वाली फीलिंग देगा ये। तो आपके ऊपर है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड बोलो या ये वाला बोल दो। चलिए, उसी ने पूछा था कि गाय गोबर देती है, इसका बताओ। तो अब गाय गोबर देती है, मैं इसका क्या लिखूं। ऐसा भी आप कह सकते हो कि द काउ गिव्स डंग। अब गिव्स का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे देती कि ले लो, ऐसा नहीं। वो जैसे गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क, वैसे गाय गोबर देती है। तो ये क्या पूछना था इसमें, तो मुझे लगता नहीं कुछ खास। उन्होंने पूछा था कि वो टायर में पंचर लगाता है, बोले इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो टायर में पंचर लगाता है। तो मुझे लगता है कि अगर टायर में पंचर लगाता है मतलब वो क्या करता होगा। पंचर लगाना मतलब पंचर को फिक्स करता होगा ना, जैसे टायर किसी का पंचर हो गया तो फिक्स करता है। तो मुझे लगता है इसको नॉर्मली ट्रांसलेट कर लिया जाए कि ही फिक्सेस द पंक्चर ऑफ टायर्स, टायर्स के पंक्चर फिक्स करता है। ये सब तो ऐसे कर सकते हो आप। हो गया, चलिए
मकान गिरा और एक आदमी उसके नीचे दब गया। मकान गिरा, तो ये तो एक मतलब नॉर्मल टेंस पर है, बना सकते हैं। जैसे कि कैसे, आप लोग भी कोशिश कीजिए। मकान गिरा मतलब क्या हो जाएगा कि द बिल्डिंग, गिर गया मतलब कोलैप्स हो गया, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड। एक आदमी उसके नीचे दब गया, एंड अ मैन, दब गया मतलब गॉट ट्रैप्ड, ट्रैप मतलब दबना, ट्रैप। या अब उसके नीचे देखो, एक प्रेपोजिशन होता है कि लेट्स सी कि ये चीज़ है और ठीक इसके नीचे एकदम सटे हुए में अगर कोई है तो उसको फिर अंडरनीथ कहा जाता है। तो आप यहाँ पर प्रेपोजिशन अंडरनीथ लगाओ। अ मैन गॉट ट्रैप्ड अंडरनीथ, खाली अंडरनीथ पे भी छोड़ सकते हो या अंडरनीथ इट भी लगा सकते हो, ठीक है ऐसे। तो ये गाइस कुछ डेली यूजेज सेंटेंसेस थे, मुझे लगा मुझे आपको बताने चाहिए। तो अगर अच्छा लग रहा है तो बताइए, तो मैं ऐसे कई सेंटेंसेस लाऊंगा। और आपके मन में अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस हो तो आप पूछ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते एकदम, तो हमें उसका एक लॉजिक ढूंढना पड़ता है कि अच्छा अच्छा इस सेंटेंस को अंग्रेज लोग इस तरीके से कह सकते हैं। अब बिल्कुल नहीं कह, फिर वही बात हो गई कि तुम मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट ईट माई माइंड, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो हमें देखना पड़ता है, भावनाओं को समझना पड़ता है कि फीलिंग क्या है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो आपके मन में कुछ हो तो आप लिख देना, मैं कोशिश करूँगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।